हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस पर। आज हम 10th क्लास का लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज में क्या होगा, ए चेंज इन विच स्टेट ऑफ ए सबस्टांस चेंजेज बट इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन अनचेंज्ड। मतलब क्या होगा कि जो भी सबस्टांस हम लेंगे ना, उसकी है ना स्टेट चेंज हो, बस कि उसकी कंपोजिशन पे कोई इफ़ेक्ट ना हो। स्टेट्स में क्या क्या आता है, स्टेट्स में हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसेस होता है। कि मान लिया कोई सबस्टांस लिया है हमने, सॉलिड ले लिया, लेकिन मेल्टिंग होने की वजह से वो लिक्विड में चेंज हो गया, तो क्या हो गया, सबस्टांस तो सेम ही है, उसकी बस स्टेट चेंज हो गई कि पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, उसके बाद वो किसमें, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। वैसे ही हम ले ले, पहले लिक्विड हो, उसको हमने बॉईल कर दिया तो वो किस स्टेट में चेंज हो जाएगा, गैसीय स्टेट में चेंज हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, इन दोनों बॉइलिंग हो या मेल्टिंग हो, इसमें क्या हुआ है कि जो पहले सबस्टांस था उसकी जो पहले स्टेट थी ना, उससे वो स्टेट चेंज हो गई। बाकी जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसको ही हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे केमिकल चेंज। इसमें क्या आ जाएगा, ए चेंज इन विच केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस एंड कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस चेंजेज। इसमें क्या हो जाएगा, उसमें तो क्या था, फिजिकल चेंज में तो हमने क्या देखा था कि जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन केमिकल चेंज में क्या हो जाएगा कि जो उसकी कंपोजिशन है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। मतलब उसमें स्टेट्स का कोई इफेक्ट नहीं है। उसमें क्या देखेंगे हम कि जो पहले सबस्टांस था ना, उसके बाद केमिकल चेंज होने के बाद जो हमें नया सबस्टांस मिलेगा वो पहले सबस्टांस से बिल्कुल ही अलग होगा। कैसे, मान लिया ये वुड लॉग लिया हमने, उसको जब हम जलाते हैं, मान लिया लकड़ी है, उसको हम जब जलाते हैं तो जो हमसे हमें उससे एश मिलती है ना, वो जो लकड़ी है उससे बिल्कुल अपोजिट होती है। मतलब लकड़ी एक अलग सबस्टांस है, जो एज है, एस है, वो अब एक अलग सबस्टांस है। तो जो दोनों सबस्टांस हमने लिए हैं ना, वो बिल्कुल अलग अलग है। तो इसमें यही किसी को क्या बोलते हैं हम, केमिकल चेंज, की उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वही चेंज हो गई। अब हम अपनी डेली लाइफ में भी एग्जांपल्स देखते हैं कि मिल्क लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, कि जो समर्स का मौसम होता है ना, उसमें हम मिल्क को छोड़ देते हैं वैसे ही, तो वो क्या हो जाता है कि कुछ टाइम बाद वो खट्टा हो जाता है। फूड इज़ कुकड, हम खाना पकाते हैं, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन बॉडी, कि जो डाइजेशन होता है फूड का बॉडी में, वो भी किसकी वजह से होता है, केमिकल चेंज की वजह से होता है। अब है ना आपकी जो 10th क्लास की जो NCERT की बुक्स है ना, उसमें एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, देखते हैं उनको। पहले कौन सी एक्टिविटी है, 1.1, उसमें क्या लिया हुआ है कि हम एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसके को हम टोंग की हेल्प से जो फ्लेम है ना उसके पास लेके आते हैं। जब उसके पास लेके आते हैं ना, तो जो वो फ्लेम के कांटेक्ट में आने से वो किस में चेंज हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। पहले क्या था, मैग्नीशियम था, कि जो मैग्नीशियम का रिबन लिया था उसमें हमें मैग्नीशियम मिला था। फ्लेम है, फ्लेम से हमें क्या मिली है, ऑक्सीजन मिली है। उन दोनों ने कंबाइन होकर क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2Mg + O2 = 2MgO। तो हमें इससे क्या मिला है कि 1 mg लिया था हमने पहले, स्टार्टिंग में मैग्नीशियम लिया था, उसने हवा के साथ कंबाइन होके क्या बना दिया, हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। अब है ना एक्टिविटी है 1.2। इसमें क्या लेते हैं हम, सबसे पहले क्या लेते हैं, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, कि जो लेड नाइट्रेट होता है ना उसका एक सॉल्यूशन लेते हैं टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद उसमें क्या मिलाते हैं, पोटासियम आयोडाइड मिलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखा था कि मान लिया हमने पोटासियम आयोडाइड का ये सॉल्यूशन ले लिया, इसमें क्या है, केवल पोटासियम आयोडाइड है। उसके बाद हमने क्या मिला दिया, उसमें लेड नाइट्रेट मिला दिया। उससे हमें क्या मिला है कि जो PbI2 मतलब लेड आयोडाइड मिलेगा ना, एक वो येलो इज सॉलिड होगा, मतलब येलो PPT मिलेंगे। तो इससे हमें क्या मिला है कि जो पहले कलरलेस लिक्विड था, लेकिन वो किस में चेंज हो गया है, वो येलो स्टेट में चेंज हो गया, मतलब येलो कलर में चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक्टिविटी 1.3। इसमें हमने क्या लिया है कि कुछ भी जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए हैं एक कोनिकल फ्लास्क में। ये पहले जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए हैं एक कोनिकल फ्लास्क में। उसके बाद हमने या तो उसमें डाइल्यूट HCl डाल दें या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब हम जिंक को HCl में मिलाते हैं ना, एक तो हमें ZnCl2 मिल जाता है, उसके साथ साथ ही जो H2 गैस होता है ना, इसका वो इवोल्व होती है। मतलब क्या हो गया कि उसमें से हमें एक गैस निकलती दिखाई देती है। वो गैस कौन सी होती है, H2 गैस होती है। ऐसा ही तो होता है HCl के केस में, ऐसा ही होता है सल्फ्यूरिक एसिड के केस में। इसमें भी क्या होता है, H2 गैस इवोल्व होती है। जब हमें ना उस टेस्ट ट्यूब को, मान लिया हम यहाँ से इस टेस्ट ट्यूब को टच
हाथ लगा के देखते हैं ना तो हमें क्या दिखता है कि जो ये टेस्ट ट्यूब है ये हॉट हो गई है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ उसके टेम्परेचर में भी चेंज हुआ है। कुछ ना एक तो इनसे इस एक्टिविटी से हमें क्या मिला है कि एक तो H2 गैस इवोल्व होगी, एक क्या हो गया कि जो कोनिकल कल फ्लास्क हमने लिया था क्या हो गया, वो हॉट हो गया। तो इससे दो चीज़ों में चेंज आया है कि एक तो गैस इवॉल्व हो गई, एक जो उसका जो टेम्परेचर की वैल्यू थी वो भी चेंज हो गई। ठीक है, अब हम इन्हें जो कंक्लूजन देखेंगे इन एक्टिविटीज से क्या क्या कंक्लूजन मिला है। पहले तो जो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी हमने देखी थी उसमें क्या देखा था कि चेंज इन स्टेट, कि मतलब उसकी स्टेट में चेंज होता है बस, बाकी कुछ नहीं होता, कि जो मैग्नीशियम रिबन वाला लिया था एग्जाम्पल। सेकेंड में क्या देखा था कि चेंज इन कलर, मतलब कि पहले हमने कलरलेस लिक्विड लिया था, उसके बाद जो वो पोटासियम आयोडाइड बना था, उस लेड आयोडाइड बना था, उसकी वजह से क्या हो गया था कि चेंज में कलर में चेंज आ गया था। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस कि हमने थर्ड एक्टिविटी में देखा था कि जो एक्टिविटी हमने देखी थी उसमें क्या देखा था कि H2 गैस का इवोल्यूशन होगा, चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या था कि जब हमने कोनिकल फ्लास्क को हाथ लगा के देखा था तो क्या मिला था हमें, ओट मिला था। ठीक है, होप इतना मतलब जो ये कॉन्सेप्ट है ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस। ठीक, केमिकल इक्वेशंस का लिखने का एक मेथड होता है। केमिकल इक्वेशंस से मतलब तक जाने के लिए हमें पहले दो चीज़ों का पता होना चाहिए। कौन सी होती हैं वो, एक तो होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है और जो प्रोडक्ट होता है वो राइट हैंड साइड लिखा जाता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देना चाहें तो क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, दोज स्पीसीज विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। वो स्पीसीज जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दोज स्पीसीज विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। इसको जो जो स्पीसीज हमें मिली है बाद में उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। इसको मैं ना आपको सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे हम अपने डेली लाइफ में हाउसेज में भी देखते हैं कि हम जब चाय बनाते हैं तो उसमें क्या क्या यूज़ में लेके आते हैं, हम पानी लेके आते हैं, जो टी लीव्स होती है वो लेके आते हैं, चीनी लेके आते हैं। इन सब को तो हम क्या बोल देंगे, रिएक्टेंट बोल देंगे। और जो बाद में हमें चाय मिल जाती है बनने के बाद उसको हम क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट बोल देंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या हो गया कि जो चीज़ हमने पहले यूज़ की थी, मतलब कोई भी सब्सटेंस हमें बनाना है लेकिन उसके लिए हमने पहले क्या क्या यूज़ किया है वो तो किसको बोल देंगे, वो उसको तो क्या बोल देंगे, रिएक्टेंट बोल देंगे। और जो उससे हमें मिला है उसको क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट बोल देंगे। ठीक है, डेफिनेशन भी होगी कि दो स्पीसीज विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, दो स्पीसीज विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। वो एग्जांपल लिया था हमने, मैग्नीशियम था वो ऑक्सीजन था, उससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन तो क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ना कि जो हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन है, अब एक तो हमें ये लिखें कि मैग्नीशियम लिख दिया, उसके बाद ऑक्सीजन लिखा, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे। लेकिन अब इसको हम सिंपल वे में भी लिख सकते हैं कि बजाय कि हम इनके नाम लिखने के हम इनको इनके केमिकल फार्मूले से भी लिख सकते हैं। देखते हैं, केमिकल इक्वेशन बिकम्स मोर यूजफुल इफ़ वी यूज केमिकल फार्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। एक तो मैग्नीशियम लिखे, एक इसकी बजाय हम इसका जो फार्मूला होता है Mg वो लिखें। सेम ऐसे ही जैसे ऑक्सीजन लिखा है इसकी बजाय जो इसका फार्मूला होता है O2 वो लिखें। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक तो इतना बड़ा लिखें, एक इसकी बजाय क्या लिख दें हम, MgO लिख दें। ठीक है, ऐसे ही ये होगा Mg हो गया प्लस O2, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। इतना तो बता ही दिया मैंने आपको। अब देखो जो हमने ये लिखी है ना इक्वेशन, इसमें क्या है कि जब हम लेफ्ट साइड पे देखते हैं ना तो एक मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 हैं, लेकिन जब इसके राइट हैंड साइड देखते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है कि जो मैग्नीशियम है वो भी एक मिलता है, ऑक्सीजन भी एक मिलता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी इक्वेशन हमने लिखी है ये क्या हो गई कि अनबैलेंस्ड हो गई, मतलब कि ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये बैलेंस नहीं है। जो बैलेंस इक्वेशन हम किसको बोलेंगे कि जो जिसमें दोनों साइड जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। अब देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कि जो मास होता है ना वो ना तो बनता है और ना ही ख़त्म होता है, मतलब जो मास पहले हम लेंगे ना वो वैसे जो मास की अमाउंट होगी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। मतलब क्या हो गया कि जितना मास हमें रिएक्टेंट साइड जितना मास होगा ना उतना ही मास किसकी साइड होगा, प्रोडक्ट की साइड भी होगा।
ऐसे ही जब हम इसे अलग लैंग्वेज में देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि जी नंबर ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। मतलब क्या हो गया कि जितने एलिमेंट पहले होंगे, जितने एटम्स पहले होंगे रिएक्टेंट साइड में, जब हम रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसमें भी जो नंबर ऑफ एटम्स है वो चेंज ना हो। इसे कोई हम क्या बोल देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि मतलब कुछ चेंज ना हो, जो चीज़ हमने पहले ली थी ना वो ही हमें बाद में मिले। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं हम, अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन किसको बोलते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स और मास ऑफ एटम्स इज़ नॉट सेम इन बोथ साइड्स, मतलब ना तो या तो नंबर ऑफ एटम्स ले लें या मास ले लें, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में सेम ना हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो वो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, व्हेन दी नंबर ऑफ एटम्स और मास ऑफ एटम्स इज सेम इन बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या होगा, जब नंबर ऑफ एटम होंगे या मास ऑफ एटम्स होगा वो सेम हो रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी, उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे हमने वो लिखा था कि जिंक में हमने HCl डाला है या सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, उसकी हम इक्वेशन लिखे। तो सबसे पहले हम सिंपल इक्वेशन देखते हैं। उसमें क्या होगा कि हमने जिंक ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, उससे हमें क्या मिल गया, जिंक सल्फेट मिल गया, साथ में हाइड्रोजन गैस मिल गई। तो अब जब हम इसको सिंपल इक्वेशन में, मतलब जो हमने देखा था कि केमिकल फार्मूले के इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक को Zn से लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से लिखते हैं, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया, यहाँ पे H2 बन गया। लेकिन जब हम इस इक्वेशन में देखते हैं ना तो देखो, जिंक इस साइड भी जिंक एक है, इस साइड भी जिंक एक है, इस साइड भी S एक है, इस साइड भी S एक है, ऑक्सीजन के इस साइड भी चैन है, इस साइड भी चैन, H के इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एलिमेंट हमने लिए हैं ना, जो लेफ्ट हैंड साइड है या जो राइट हैंड साइड है, जो उनकी अमाउंट है ना वो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो 2 टाइप्स की इक्वेशन पढ़ ली हमने, एक तो अनबैलेंस इक्वेशन, एक बैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन में क्या हो जाएगा कि जोन से जिसमें है ना, जो नंबर ऑफ एटम्स है या मास ऑफ एटम्स लेके चले हम, वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम ना हो, उसको तो हम क्या बोल देंगे, अनबैलेंस्ड। बैलेंस किसको बोल देंगे, जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होगा या जो जो मास होगा एटम्स का वो लेफ्ट हैंड साइड होगा या राइट हैंड साइड होगा ना, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हमने ये देख लिया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हो आपको ये समझ आ गया होगा। लेकिन मैं ना जल्दी में आपको एक कंक्लूजन दे देती हूँ कि अब हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फिजिकल स्टेट क्या होती है, केमिकल स्टेट चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज में हमने देख लिया था कि जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, बस उसकी क्या हो, स्टेट चेंज हो। ठीक है, एग्जाम्पल हमने ले लिया था बॉइलिंग, मेल्टिंग। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या पढ़ा था कि जब उसके जो केमिकल कंपोजिशन है वो तो चेंज होगी। इसका हमने एग्जाम्पल लिया था कि वुड लेते हैं, जब उसको हम जलाते हैं वो तो किस में बदल जाती है, एसिड में बदल जाती है। उसके बाद हमने 3 एक्टिविटी देखी हैं। 3 एक्टिविटीज़ में हमने अलग अलग ऑब्जर्वेशन देखे, अलग अलग कंक्लूजन देखे हैं। पहली एक्टिविटीज़ देखी थी हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट चेंज होती है। सेकंड एक्टिविटी देखी थी हमने जिसमें लेड आयोडाइड बना था। उसमें क्या देखा था कि मान लिया पहले कोई लिक्विड था, वो क्या था, कलरलेस था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो बाद में क्या बन गया, कलर्ड बन गया। तो कौन सा सेकंड इफेक्ट हो गया था, चेंज इन कलर। थर्ड इफेक्ट कौन सा देखा था कि जब हमने जो जिंक था उसमें हमने HCl मिला दिया या सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, तो हमें क्या मिला था कि H2 गैस मिली थी। और साथ के साथ जब हमने फ्लास्क को हाथ लगा के देखा था तो वो क्या हो गया था, हॉट हो गया था। इसका मतलब क्या था कि कुछ ना कुछ उसका जो टेम्परेचर था उसमें भी चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हम केमिकल इक्वेशंस को लिख कैसे सकते हैं। उसके लिए 2 स्टेप इंक्लूड होते हैं, एक तो होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, जो किसी भी केमिकल इक्वेशन में पार्ट लेता है। ठीक है, और जो हमें मिला है उसको हम क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट बोल देंगे। ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमें देखा था अनबैलेंस इक्वेशन, जिसमें क्या था कि जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट होगा वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हमने देखा था ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या था कि जो टोटल मास होगा या टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे वो पहले और बाद में सेम होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। जो रिएक्शन से पहले थे वो जो रिएक्शन के बाद होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं होता कि जो नंबर ऑफ एटम्स है या मास ऑफ एटम्स है वो सेम नहीं होता बोथ साइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन। बैलेंस कौन सी हो जाएगी, जिसमें जो नंबर ऑफ एटम है या मास ऑफ एटम है वो सेम हो दोनों साइड में। तो इसका एग्जांपल क्या लेते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस H2। तो इसमें जिंक इस साइड भी एक है, इस साइड भी एक है, H इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है, S इस साइड भी एक है, इस साइड भी एक है, ऑक्सीजन इस साइड भी जाना है, इस साइड।
होप आपको जो मैंने आज समझाया है वो समझ आ गया होगा। कल हम देखेंगे कि जो केमिकल इक्वेशन है उसकी बैलेंसिंग कैसे होती है। मतलब मैं आपको एक अच्छे मेथड से समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि जो केमिकल इक्वेशंस होती है उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। थैंक्स।